नमस्कार। चलिए जुड़ जाते हैं दोबारा बिजनेस स्टडीज के क्लास 12 के इसी टॉपिक में। बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, उसके फीचर्स क्या थे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसके डायमेंशंस क्या थे, उनके बारे में अपन अपना डिस्कशन कर चुके। लेट मूव ऑन द न्यू टॉपिक, दैट इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इमर्जिंग पॉलिसी इन इंडिया। अब थोड़ा सा अगर पॉलिसी के बारे में बात करें तो हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस since 1991 what were the conditions of Indian economy। अगर अपन बात करते हैं 1947 के दिन की ही, अब एक बात ध्यान रखिएगा 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर बिजनेस स्टडीज के साथ में इकोनॉमिक्स को कोरिलेट करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि इंडियन इको में भी आपको यही चीजें पढ़नी है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा यहाँ चल रही है आपके साथ में। अब अपन कहते हैं कि 1947 को जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई, द मेन प्रॉब्लम वाज दैट which sector is going to contribute toward the growth of the economy, whether the public sector or the private sector। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बारे में अगर बात की जाए, जहां पर we should not seek about our own profits, we need to focus over the welfare of the society and towards the infrastructural facilities। Public sector took initiative, यानी कि more reliance, more importance, more weightage was given to the public sector only। यानी कि पब्लिक सेक्टर को वेटेज ज्यादा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। अब पब्लिक सेक्टर को जब वेटेज ज्यादा दिया गया, मान लेते हैं कि वहां पर उन्होंने अपने वेलफेयर के बारे में गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, उन्होंने सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचा। अब जब सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में जब सोचा गया, देन एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली। लेकिन जो फेज आया आपका 1981 से लेकर के 1990 तक का जो फेज था, उसके कुछ कारण ऐसे रहे जहां पर हमें कुछ पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत सी लगने लगी। अब वो कारण क्या थे, व्हाट वर दीज रीजंस। पहला पॉइंट यहां पर लिखते हैं अपन, हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अगेन इकोनॉमिकल टर्म है, जहां पर अपन कहीं कि एक फॉर्मूले में अगर मैं बोल दूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। याद रखने की जरूरत नहीं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब याद करा दूंगा। अभी हाल फिलहाल इतना सा ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो उनकी रेवेन्यू से ज्यादा हैं, जिसमें अपन बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करते। कुल मिलाकर के हमारी गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन। In that phase the inflation was going in 2 digits, यानी कि अपन कह सकते हैं कि दोहरे अंकों में अराउंड 15% तक आपकी इन्फ्लेशन इस फेज में, यानी कि 81 से 90 के बीच का जो फेज है वहां पर पहुंच जाती है। उसके बाद ह्यूज लॉसेस इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में उनके जो प्रोडक्टिविटी थी उसके कम होने की वजह से, एफिशिएंसी के कम होने की वजह से they were facing or incurring losses continuously। these units were incurring losses continuously। लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि इनपुट ज्यादा था, आउटपुट कम था, यानी कि गवर्नमेंट को उसमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ता था, लेकिन वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होता था, जो रेवेन्यू जनरेट होती थी, जो प्रोडक्शन क्रिएट होता था, वो कम होता था। हाई पॉवर्टी। अब जब सब कुछ लो है तो पॉवर्टी ज्यादा तो होनी ही है, उसे कैसे कम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन ये और डाल देंगे भैया, उसी फेज में गल्फ वॉर भी होना था। गल्फ वॉर हो जाने की वजह से हमारे पास में क्रूड ऑयल की प्राइसेस का बढ़ना था। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेशन का लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाना था। अब इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो डिफ्लेशन थी, यानी कि जो मंदी थी, उस मंदी को रोकने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यूज की जरूरत थी। तो हम लोगों ने ले दे करके हमारे वर्ल्ड बैंक की तरफ देखा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ देखा, उनसे कहा कि भैया थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। तो वहां से हम पर 3 कंडीशंस थोपी जाती हैं, 3 कंडीशन के सजेशंस हमें दिए जाते हैं। बोले कि भैया आप इन 3 कंडीशन पर अगर आप एग्री करते हैं, इन दैट केस ओनली वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू बेल आउट पैकेज। हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। वो 3 कंडीशंस कौन सी थी? उन्होंने कहा पहली चीज तो ये कि आपने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। डिस्क्रिमिनेशन क्या कर रखा है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को वेटेज ज्यादा देंगे, प्राइवेट सेक्टर यूनिट को वेटेज कम देंगे। बंद करो इसको। यानी कि आपको क्या करना है, private sector should be free to take their own decisions regarding their production and they must leave free to increase the production without taking any prior permission from any authorities। उसके बाद अपन बात करते हैं, उन्होंने जो दूसरी कंडीशन बताई, उन्होंने कहा कि भैया आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज के चारों तरफ, रेडियस के चारों तरफ
आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, बाहर की कैपिटल नहीं आ सकती, बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, उसको भी हटाइए, एफडीआई अलाउ करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उनको आप क्या करें, कम करिएगा, यानी कि आपको कोटा रेस्ट्रिक्शंस हटाना पड़ेगा, आपको टैरिफ स्ट्रक्चर को और रिवाइज करना पड़ेगा। साथ साथ में उन्होंने तीसरी कंडीशन ये बताई कि भाई आप अपने ही जो अपनी इकोनॉमी है वहां पर आपने बहुत सारे यूनिट्स हैं उसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी लगा रखी है, यानी कि अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इतने लाइसेंस की क्या जरूरत है, तो वो लाइसेंसिंग पॉलिसी को आप रिमूव करें। और ये जो उन्होंने सजेशन दिया, और हम तो इस स्टेज में थे ही नहीं कि बार्गेनिंग करें, हमने कहा नहीं ठीक है सर, हम आपकी सारी बातों पर एग्री करते हैं, आप तो बस हमें फंड भेजिए। अब अपन कहते हैं कि भाई वहां पर ये जो एग्रीमेंट होता है ये हमारी नई पॉलिसी के लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है, यानी कि वहां पर लिबरलाइजेशन भी आता है, प्राइवेटाइजेशन भी आता है, ग्लोबलाइजेशन भी आता है। ये तीनों टर्म्स क्या है, उन तीनों टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले अपन ने डिस्कशन किया है इनके कॉजेस के बारे में कि एनईपी की जरूरत है। ठीक है, इन रीजंस की वजह से हमें एनईपी की जरूरत पड़ी। एनईपी स्टैंड फॉर न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। अब 1991 में कौन सा 5 ईयर प्लान था, सब कोई सा भी प्लान नहीं था, ये तो प्लान ब्रेक था। ये तो क्या था, प्लान ब्रेक, क्योंकि 1990 से लेकर के 1992 तक कोई भी प्लान नहीं था। उसके बाद आपका 7th 5 ईयर प्लान आया था 92 से लेकर के 97 तक का। इट्स नॉट 7th, इट्स 8th प्लान। ये कौन सा प्लान था, 8th प्लान आया था आपका 1992 से लेकर के 1997, 8th प्लान आपका था। अब अपन कहते हैं कि भैया लिबरलाइजेशन में टर्म्स या उसके फीचर्स क्या रहे थे। सबसे पहला पॉइंट यहां आता है रेस्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। भैया आपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज को जो लाइसेंसिंग कंपल्सन कर रखा है, आपको उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर अपन सीधे सीधे बात करते हैं, ये 6 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग कंपल्सरी की गई, बाकी अदर इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया। इसी के साथ में अपन कहते हैं जो रिजर्व्ड सेक्टर था, यानी कि कुछ एक सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर गवर्नमेंट ने अपने पास में रिजर्व कर रखा कि नॉट इवन एन इंडिविजुअल कैन इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर। कोई भी इंडिविजुअल सेक्टर में नहीं आ सकता। आज के समय में ऐसे देखा जाए तो हमारे पास में बेसिकली 2 सेक्टर्स ऐसे मिलते हैं। 2 सेक्टर कौन कौन से, एक तो मिलता है आपके पास में आर्म्स, आर्मी मिलती है अपने को, और दूसरा अपने को मिलता है रेलवे। लेकिन यहां पर मैं आर्मी के बारे में जो बात करता हूं वो करता हूं हैजार्डस गुड्स की, टॉक्सिकल गुड्स को लेकर के। टॉक्सिकल जो गुड्स हैं उन टॉक्सिकल गुड्स को लेकर के मैं यहां पर बात करता हूं। आर्मी में 2005 में, यानी कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फोर्स में एफडीआई अलाउड कर दिया गया था। यहां मैं केवल और केवल बम बारूद बनाने की जो चीजें हैं उनके बारे में बात करता हूं। और दूसरी चीज रेलवे, इस दोनों सेक्टर्स में अभी तक रिजर्व सेक्टर है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। अगला आता है आपके पास में रिमूवल ऑल रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू, जो आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो आपके लिए पाबंदियां लगाई गई थी, वो पाबंदियां हटाई गई। किस किस को लेकर के, स्केल ऑफ ऑपरेशन, इट्स अप टू यू। You can increase your production, you can reduce your production, you may extend your production, you may contract your production according to the need of the society or according to the demand in the economy. आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्शन एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, यू में आप बढ़ा सकते हैं, यू नीड नॉट टू टेक परमिशन। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप अपना सामान कहीं और ले जाकर के बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। ये आपको लिबरलाइजेशन दिया गया। फ्रीडम टू फिक्स प्राइस। जनरली प्राइस को फिक्स करने के लिए 4 चीजों का ध्यान रखा जाता है। 4 चीजें क्या क्या होती है। सबसे पहले तो अपन कहते हैं कि जो सामान बना है उसकी कॉस्ट क्या है। सेकेंड थिंग अपने पास में आती है कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं उसकी प्राइस, कॉम्पिटिटर्स प्राइस क्या है, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर उस प्राइस को किस रेट में मार्केट में ऑफर करते हैं। तीसरी चीज आती है आपके लिए कि जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस इन्फ्लेट करना स्टार्ट करेगी, और डिमांड अगर लो होगी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं। जब बिकेगा नहीं तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली फॉल करने लगेगी। यानी कि तीसरा फैक्टर हो सकता है। चौथा फैक्टर जो आता है वो आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। यानी कि गवर्नमेंट ने अगर एमएसपी डिसाइड कर रखी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रखी है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रखी है,
तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी जिसको आप कहते हैं, एमआरपी से ज्यादा प्राइस में आप बेच नहीं सकते। और एमएसपी पर, अगर एमएसपी कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, को जनरली फार्मर्स को दिया जाता है कि जो सामान अगर मार्केट में नहीं बिकता तो वो सामान गवर्नमेंट एमएसपी यानी कि उस मिनिमम रेट पर उस फार्मर से परचेज कर लेती है। तो प्रोड्यूसर्स को तो यहाँ पर अपनी प्राइसेस को फिक्स करने का राइट दिया गया। अगला आता है अपने पास में सिंप्लीफाइड प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग पहले जहां फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी, नाउ दीज फॉर्मेलिटीज बिकम लेसर। अगला आता है एनकरेजिंग इंपोर्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। नाउ यू आर फोकसिंग, नाउ यू आर इनवाइटिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। You are welcoming the foreign capital and insisting the people from rest of the world to come up in the country and invest their capital in our domestic country. अब जब बात करें प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही सीधा सीधा क्या होता है कि प्राइवेट में कन्वर्ट कर देना। अपन ने कहा कि पुराने फेज की अगर बात करें तो जहां पर पब्लिक सेक्टर यूनिट पर फोकस ज्यादा किया गया, रिलायंस ज्यादा किया गया, भरोसा ज्यादा किया गया, अब हमने उनका डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन बनाई गई। इसका काम क्या था? प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ट्राई टू रिवाइव देम और टू सेल देम, या तो कोशिश करें उन्हें वापस जिलाने की यानी कि जीवाने की। जो यूनिट्स खत्म हो चुकी हैं, जो यूनिट्स आपके लॉस इनकरिंग यूनिट्स है, जिन्हें पुनः जीवन, दोबारा जीवन देना पॉसिबल हो, उन्हें रिवाइव किया जाए, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, उन्हें मैनेजरियल असिस्टेंस दिया जाए। लेकिन जिन यूनिट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है उन्हें कंप्लीटली सेल आउट कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना है कि भैया आप हमारे यूनिट्स को परचेज कर लें। सीधा सा मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक यूनिट्स इनटू प्राइवेट यूनिट्स। ठीक है, स्टेक होल्डर को ट्रांसफर करते हैं। अब अपना अगला पार्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में जनरली अपन ने कहा है कि ऑल वर्ल्ड बिकम अ सिंगल मार्केट, सारा का सारा जो विश्व है वो एक बाजार बन जाता है। जब एक बाजार बनता है तो अपन कहते हैं इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन जहां पर कोटा रेस्ट्रिक्शन थे, भाई आप जरूरत से ज्यादा सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो यहां पर आपको लिबरलाइजेशन दिया गया कि भैया अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कैपिटल यूनिट्स परचेज करते हैं, देन यू मे परचेज, आप परचेज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी कि जो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर थे, टैरिफ हुआ करते थे, याद रखना एक वर्ड टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर जो हुआ करते थे उन टैक्स स्ट्रक्चर को रिवाइज किया गया, रिवाइज करके उन्हें मिनिमम किया गया, जिससे कि प्रोड्यूसर्स के लिए प्रोडक्शन करके सामान को बेचने में कॉस्ट कम आए और उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सके। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। ठीक है, हमारा काम क्या रहेगा, इस चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करेंगे? इस चैप्टर को प्रिपेयर इस तरीके से किया जाएगा कि वहां पर लिबरलाइजेशन में हमें ये पॉइंट्स सारे याद करने हैं, और प्राइवेटाइजेशन में हमें इन फीचर्स को पढ़ना होगा, ग्लोबलाइजेशन में हमें इन फीचर्स को तैयार करना होगा। इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास में आती हैं तो हम इन पॉइंट्स से अपने केसेस को आइडेंटिफाई करके ये बताएंगे कि भैया किस कॉन्सेप्ट की यहां इस केस में बात की जा रही है। ठीक है, कॉजेस बताएं, इंपैक्ट के बारे में, इंपैक्ट ये रहे, इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।